तो सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है आपका वापस से मेरे YouTube के चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। तो लास्ट टू वीडियोस में हमने क्या देखा था? लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर किया था आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, 35 तक। ठीक है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक कवर किया था। और इसमें हमने क्या कवर किया था? सारे आर्टिकल्स कवर किए थे विद डेफिनेशन। ठीक है, सारे आर्टिकल कवर किए थे विद डेफिनेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा है। डी से होता है डायरेक्टिव, पी से होता है प्रिंसिपल ऑफ, एस से होता है स्टेट, पी से होता है पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कि एक देश को किस तरह मॉरली आप वेलफेयर की ओर ले जा सकते हैं, मॉरली आप वेलफेयर की ओर ले जा सकते हैं। कुछ सेट्स ऑफ फंक्शंस और रिकमेंडेशन के हिसाब से किसी देश के अपलिफ्टमेंट में जो हेल्प करे, उन सारों को हम डीपीएसपी में लाते हैं, उन सारों को हम डीपीएसपी में लाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं डीपीएसपी के बारे में। तो डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत के संविधान के, डीपीएसपी डीपीएसपी जो है वो आता है किस में? आर्टिकल नंबर 36 से 36 से 35, 36 से 35। इससे पहले आपको जानना है कि कौन से पार्ट में, कौन से भाग में कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी का डिस्कशन किया गया, कौन से भाग में कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी का डिस्कशन किया गया। तो कौन से भाग में है? पार्ट 4 में। पार्ट 4 में, पार्ट 4 में डीपीएसपी का। पार्ट 3 में क्या था? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स था। अच्छा, भाग कैसे याद रखना है आपको मालूम है क्या? भाग को कैसे याद रखना है मालूम है क्या? एक वीडियो मैं बनाता हूँ, अगला वीडियो, वो बहुत इजीली आप समझ जाएंगे कि भाग को कैसे याद रखना है। ठीक है, भाग को कैसे याद रखना है। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है, डीपीएसपी पार्ट 4 में आता है। और उसमें आर्टिकल्स कौन से हैं? 36 से लेके 51 तक। आई एम सॉरी, 36 से लेके 51 तक, 35 ही लिख दिया मैं। 36 से लेके 51। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51, डीपीएसपी पार्ट 4। कहाँ से बोरो किए? कहाँ से बोरो किए? आपको तो पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज अ मिक्सचर ऑफ लॉट्स ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कहाँ से बोरो किए? जैसे फंडामेंटल राइट हम कहाँ से बोरो किए थे? कहाँ से बोरो किए थे? यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। वैसे ही डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया? कमेंट में बताइए, कहाँ से बोरो किया? चलिए मैं बता देता हूँ। डीपीएसपी हम आयरलैंड से बोरो किया है। कॉपी नहीं कह सकते, कॉपी पेस्ट तो था, बट आयरलैंड से हमने बोरो किया है। आयरलैंड का डीपीएसपी हमें अच्छा लगा, हमने इसे बोरो किया। स्पेनिश लैंग्वेज, स्पेनिश। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड से बोरो किया गया है। अब आइए, डीपीएसपी क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया, कि डीपीएसपी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, देखते हैं क्यों है। डीपीएसपी जो मेंशन किया गया है उसका मेन एम था कि सरकारें देश को कैसे चलाए, कि देश एक ट्रू वेलफेयर, प्रगति की ओर कैसे बढ़ सकता है, जहां सद्भावना, समृद्धि हो देश का, वो कैसे हो सकता है। तो डीपीएसपी को फॉलो करके, ठीक है, डीपीएसपी को फॉलो करके। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट जुडिशियबल एंड जस्टिशियबल था, डीपीएसपी है? क्वेश्चन अराइजेस, डीपीएसपी है क्या? तो आपको इसका जवाब देना है नहीं, डीपीएसपी नहीं है। डीपीएसपी जो है वो नॉन जुडिशियबल, नॉन जस्टिशियबल है। क्या है? नॉन जुडिशियबल, नॉन जुडिशियबल, नॉन जस्टिशियबल, नॉन जुडिशियबल, नॉन जस्टिशियबल। इसका मतलब क्या होता है कि यू कैन नॉट इन्फोर्स इट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। यू कैन नॉट इन्फोर्स इट, आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं, इवन बाय द हेल्प ऑफ लॉ। बट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंटेशन में ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? संसद की मदद से, संसद की मदद से। 1934 में एक सवाल उठ सकता है, एक सवाल उठ सकता है कि क्या डीपीएसपी
अगर संसद से पास किया गया और वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है तो उसका लॉ बनेगा। तो 1984 में क्या हुआ था, 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इंस्ट्रक्शन दिया था। क्या इंस्ट्रक्शन दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि पॉलिसी बनाने से पहले यू शुड कीप इन माइंड दैट इट शुड नॉट वायलेट एनी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पॉलिसी बनाने से पहले यू शुड कीप इन माइंड इट शुड नॉट वायलेट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और दैट पॉलिसी शुड बी अंडर डीपीएसपी, अंडर डीपीएसपी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत फेमस केस है, एक बहुत फेमस केस है जो अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है। वो है दोराई रंजन केस। वो कौन सा है? दोराई रंजन केस। दोराई रंजन केस। दोराई रंजन केस बहुत इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी के हिसाब से। वो क्या कहता था, 1952 में दोराई रंजन केस वर्सेस स्टेट में ये डिसाइड हुआ कि फंडामेंटल राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स आर सुपीरियर देन डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट आपका सुपीरियर है डीपीएसपी के कंपैरिजन में। समझे? फंडामेंटल राइट आर मोर सुपीरियर देन डीपीएसपी। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ जाते हैं कि डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है। डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन क्या है? जैसे बेसिस था फंडामेंटल राइट में, बेसिस था ना, 6 बेसिस थे। इक्वालिटी, ठीक है, क्या क्या था बताइए फटाफट। इक्वालिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, रिलीजियस हो गया, फिर माइनॉरिटीज का हो गया, फिर छठा क्या था? छठा क्या था? हाँ, छठा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, करेक्ट। छठा क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो वैसे डीपीएसपी का भी क्लासिफिकेशन है 3। एक सोशलिस्ट, जो सोशलिस्ट लोग हैं उनके हिसाब से डीपीएसपी क्या होना चाहिए। एक आपका आ गया गांधीयन, गांधी जी का भी बहुत मेजर रोल है। तो गांधी जी के सपनों का भारत कैसा होगा, वो डीपीएसपी के गांधीयन क्लासिफिकेशन में डिस्क्राइब किया गया है। और तीसरा कौन सा है? तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिबरल, सॉरी, लिबरल प्लस इंटेलेक्चुअल जो होता है, जो हमारे लिबरल्स लोग हैं, बुद्धूजीवी, बुद्धिजीवी जो बोल लीजिए, जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, बुद्धूजीवी के हिसाब से, माफ कीजिएगा, बुद्धिजीवी के हिसाब से डीपीएसपी क्या होना चाहिए, डीपीएसपी क्या होना चाहिए। बुद्धिजीवी को बुद्धिजीवी को बुद्धजीवी बोल दिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल हर दूसरा आदमी लिबरल है इंडिया में। खैर, उन सबों से हमें क्या मतलब, हमें तो अपना पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सोशलिस्ट से। सोशलिस्ट से, सोशलिस्ट में कौन कौन से आर्टिकल्स आ जाएंगे? आर्टिकल कौन कौन से आ जाएंगे? 38, लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए। 38 कौन आ जाएगा? 39, 39A, 39A, उसके बाद 41, उसके बाद 42, उसके बाद 43, उसके बाद 43A, उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या? 44, उसके बाद 44। ये हो गया सोशलिस्ट। मतलब सोशलिस्ट कैसे हो सकते हैं, सोशलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं। गांधी, गांधी जी के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, गांधी जी के सपनों के भारत के हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल्स है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 43B, ठीक है, आर्टिकल 46, आर्टिकल 47, आर्टिकल 48। ठीक है, अब लिबरल्स के हिसाब से कौन कौन से आर्टिकल है? आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, ठीक है, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। ठीक है, आर्टिकल 51। चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, अब देखते हैं आगे क्या क्या आएगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या आएगा। तो एक एक करके अब हम लोग डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 36 से लेके आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहता है? स्टेट डिफाइन किया गया है।
आर्टिकल नंबर 36 में क्या कहता है, स्टेट डिफाइन किया है। स्टेट के बारे में अभी पढ़ा के वीडियो को लेंथी नहीं करूंगा। व्हाट इज स्टेट, ये मैंने आर्टिकल नंबर किसमें बताया था, आर्टिकल नंबर किसमें बताया था, 12 में। तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहला वीडियो देख ले फंडामेंटल राइट्स का, उनका क्लियर हो जाएगा कि स्टेट का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल चलते हैं। आर्टिकल नंबर 37 क्या है, आर्टिकल नंबर 37 क्या है कि डीपीएसपी जो है नॉट जुडिशियबल है एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। कोर्ट जबरदस्ती इसको इन्फोर्स नहीं कर सकता है, नॉट जुडिशियबल है, ये जुडिशियबल नहीं है ये। ठीक है, ये आपको मैंने पहले बता दिया। लेकिन आर्टिकल नंबर 36 क्या हो गया, स्टेट डिफाइन हो गया। आर्टिकल नंबर 37 क्या हो गया, नॉन जुडिशियबल। ठीक है, अब अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। 39 का ए, 39 का ए, 39 का ए क्या कहता है, इक्वल जस्टिस फॉर ऑल एंड फ्री लीगल एड। 39 का ए जो कहता है सभी के लिए सामान्य जस्टिस, सभी के लिए सामान्य जस्टिस हो और सभी को फ्री लीगल एड मिले, फ्री लीगल एड मिले। बहुत लोग होते हैं जो वकील का पैसा उठा नहीं सकते, ठीक है, बहुत लोग होते हैं जो वकील का पैसा उठा नहीं सकते, उनके लिए सरकारी वकील होता है, उनको क्या मिलता है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। तो इसके हिसाब से क्या है, 39A के हिसाब से क्या है कि 39A के हिसाब से क्या है कि इक्वल जस्टिस, सभी को सामान्य जस्टिस मिले, सामान्य जस्टिस मिले और फ्री लीगल एड भी मिले। मुफ्त का लीगल एड मतलब लीगल सपोर्ट भी मिले। ये क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 39 का ए। आर्टिकल नंबर 40 देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 40 फटाफट कवर करेंगे क्योंकि डीपीएसपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत इजी भी है समझना। आपका अभी तक आर्टिकल नंबर 39A तक हो गया है। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल। गांधी जी का ऐसा मानना था कि गांव की जो समस्या है, गांव की जो समस्या है बड़े राजद से आने से बेटर है कि पंचायत बनाया जाए। पंचायत दिखाते हैं ना फिल्मों में, पेड़ के नीचे एक मुखिया जी बैठे हुए हैं, स्वदेश में जैसे दिखाया था, और पंचायत मतलब 5 लोग और एक मुखिया, पंच बैठे हुए हैं, गांव के पंच बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग हैं, अपना कंसर्न लेके पंच के पास आते हैं और पंच जो फैसला लेता है वही फैसला गांव को मानना पड़ता है। ठीक है, वही फैसला गांव को मानना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एट रेगुलर इंटरवल, कुछ कुछ महीनों बाद विलेज पंचायत बैठना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था और कहना था। ये गांधी डीपीएसपी में आता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से आता ही आता है आर्टिकल नंबर 40 से, याद रखिए। आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है, राइट टू वर्क। आर्टिकल नंबर 40 क्या कहता है, राइट टू वर्क, सभी को अधिकार है काम करने का, सभी को अधिकार है काम करने का। यू कैन नॉट इन्फोर्स एनी वन नॉट टू वर्क। अगर मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए तो मैं काम कर सकता हूँ। ये किसमें कहा गया है, आर्टिकल नंबर 41 में। आर्टिकल नंबर 42 क्या है, आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, प्रोवाइडिंग ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एट वर्क प्लेस एंड फ्री मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसके हिसाब से आपको ह्यूमन कंडीशन बनाना है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे हैं, तो ये नहीं कि आप उनको फैन नहीं दे सकते, आपको उनको फैन देना पड़ेगा, उनको खाना देना पड़ेगा, उनके लिए मेस करना पड़ेगा, उनको बस देना पड़ेगा ताकि वो ट्रैवल कर सकें। ठीक है, तो यू शुड प्रोवाइड ह्यूमेन कंडीशन एट वर्क प्लेस, एट वर्क प्लेस एंड फ्री मैटरनिटी लीव, एंड फ्री मैटरनिटी रिलीफ मतलब जिनको बच्चा होने वाला है, जिनको प्रसूति होने वाला है, उनको फ्री मैटरनिटी लीव मिलता है 6 महीने का। आपको याद होगा, मतलब आपने सुना होगा, पैसे भी दिया जाता है, छुट्टी भी मिलता है ताकि बच्चा रेज हो सके। ठीक है, ताकि बच्चा रेज हो सके, तो फ्री मैटरनिटी रिलीफ। तो आर्टिकल नंबर 42 क्या कहता है, प्रोवाइडिंग ह्यूमेन कंडीशन एट वर्क प्लेस एंड फ्री मैटरनिटी लीव।
आर्टिकल नंबर 43 आ जाएंगे फटाफट। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? क्या कहता है? लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स। लिविंग वेज फॉर द वर्कर, जो भत्ता चल रहा है, भत्ता मतलब पैसा, दिहाड़ी, डेली देने वाले पैसे को दिहाड़ी या भत्ता बोलते हैं। जो वेजेस चल रहा है वो इनफ होना चाहिए उस उनके दिन और महीनों के गुजारा के लिए। ये नहीं कि काम 10 रुपए का है, काम 10 रुपए का है, 10 से 12 रुपए का है और आप 6 रुपए दे रहे हैं। डेट इज नॉट अलाउड। यू शुड फॉलो द वेज रूल। 10 से 12 का लिमिट है तो आप 10 दो, 11 दो या 12 दो। दैट इज कंपल्सरी। सो लिविंग वेज फॉर द वर्कर्स, वर्कर्स को लिविंग वेज मिलना ही चाहिए, जो उनका अधिकार है। 43 का ए उसी से रिलेटेड है। 43 का ए उसी से रिलेटेड है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। अगर आप में से किसी ने प्राइवेट जॉब किया होगा तो आपको मालूम होगा कि जो वर्कर होते हैं उनका एक यूनियन होता है, और वो यूनियन इस बड़े कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करते हैं, उनके मैनेजमेंट में उनका पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन लेने में, जो कि वर्कर और कंपनी के वेलफेयर में हो, तो उनका भी राय मांगा जाता है। तो दैट इज वेरी कंपलसरी। 43 का एक हिसाब से ही कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है। 43 का बी क्या कहता है? 43 देख लिए क्या होता है, लिविंग वेज फॉर द वर्कर। 43 ये देख लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। 43 का बी क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। गांधी जी का मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होना ही चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने देखा होगा, अगर जो शहर में रहते हैं उनको मालूम होगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या हुआ? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई। इसी के तहत, डीपीएसपी के तहत ही एमएसएमई चलता है। एमएसएमई एंड कॉटेज इंडस्ट्री, एंड कॉटेज इंडस्ट्री। छोटा छोटा काम होता है, छोटा काम होता है, जैसे महिलाएं जो काम करती है, महिला गृह उद्योग। आप में से अगर किसी ने सुना होगा तो आपको मालूम होगा, आप में से किसी ने सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि महिला गृह उद्योग करके भी एक एमएसएमई कॉटेज इंडस्ट्री है। ठीक है। तो क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनना चाहिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनना चाहिए, एमएसएमई हो गया, और कॉटेज इंडस्ट्रीज होने चाहिए, जैसे कि क्या? महिला गृह उद्योग। ठीक है। अब आ जाइए अगला, आर्टिकल नंबर 44, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डबल टिक ट्रिपल टिक कर लीजिए, ये इस बार एग्जाम में सीए पीएफ और सीडीएस में आने का बहुत चांस है कि आर्टिकल नंबर 44 से रिलेटेड पूछेगा। क्यों पूछेगा? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आजकल बहुत चर्चे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। पब्लिक प्लेसेस पे, पब्लिक प्लेसेस पे, घर पे आप कुछ भी पहन के रहिए, नो वन विल ऑब्जेक्ट यू, लेकिन पब्लिक प्लेसेस पे देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने सुना होगा बुरखा, और इसका केस चल रहा है, उसके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने का बात चल रहा है। ठीक है, इम्पोज करने का बात चल रहा है थ्रू आउट द कंट्री। सवाल ये उठता है कि कौन सा स्टेट है पहला भारत का, कौन सा स्टेट है पहला भारत का जिसने यूसीसी अडॉप्ट किया है, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट किया है? जवाब बताइए। बहुत सारे यंगस्टर का ख्वाब होता है वहां जाना। सही कह रहे हैं, गोवा। ठीक है, गोवा मेरे कॉलेज से सिर्फ 3 घंटे का रास्ता था। जहाँ मैंने पढ़ाई किया ना, उस कॉलेज से सिर्फ 3 घंटे का रास्ता था, और फिर भी हम आज तक गोवा नहीं गए। फिर भी आज तक हम लोग गोवा नहीं गए, प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। एनीवे, तो गोवा इज द फर्स्ट स्टेट जहां यूसीसी अडॉप्ट किया गया, यूसीसी अडॉप्ट किया गया। ठीक है। आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 47 आ जाइए। आर्टिकल नंबर 47 क्या? द स्टेट शुड द स्टेट शुड वर्क फॉर द upliftment in level of nutrition and improve public health by banning tobacco and liquor। ठीक है, गांधी जी का बहुत बड़ा मानना था कि राज्य के प्रगति में
tobacco or liquor, tobacco or liquor is not good. रिसेंटली कौन से स्टेट ने लिक्वर बैन किया? कौन से स्टेट ने लिक्वर बैन किया 2016 में? किसने किया? बिहार ने। उससे पहले कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में और गुजरात में और ईस्ट इंडिया का कोई स्टेट है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, मैं बताता हूँ आपको। ईस्ट इंडिया आई थिंक मणिपुर है, बट आई एम नॉट श्योर, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। बट बिहार ने सबसे रिसेंटली लिक्वर बैन किया था, कौन से साल में? 2016 में। 2016 में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 47 के हिसाब से, आर्टिकल नंबर 47 के हिसाब से डीपीएसपी कि इस आर्टिकल के हिसाब से क्या कहता है कि द स्टेट शुड वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन लेवल इन द सोसाइटी। बच्चों में न्यूट्रिशन और सोसाइटी में न्यूट्रिशन लेवल अपलिफ्ट करने के लिए देश को काम करना पड़ेगा, स्टेट को काम करना पड़ेगा। और पब्लिक हेल्थ के लिए, मतलब इन जनरल पब्लिक हेल्थ के लिए टोबैको जैसे कि सिगरेट, मावा, ये सब बैन कर देना चाहिए। और लिक्वर शुड बी बैन, शराब बैन कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए अगला अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 48। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, खेती का बढ़ावा करना, खेती का बढ़ावा करना और पशुपालन को बढ़ावा देना, और पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ये जो है डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 48 कहता है। खेती का प्रमोशन कैसे? भारत में आज भी 44% उद्योग, 44% उद्योग, 44% उद्योग किसका है? एग्रीकल्चरल से ही आता है। एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया, एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया। आई थिंक 17% ऑफ जीडीपी इज नियर बाई 17% ऑफ जीडीपी। मैं, मुझे लगता है मैं करेक्ट हूँ, बट एक बार चेक करना पड़ेगा। बट 17% ऑफ जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर कवर करता है। हम लोग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी अभी पॉलिटी के बाद रिलीज करने वाले हैं, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे। उसमें हम बताएंगे कि कितने परसेंट एक्यूरेट है। बट एग्रीकल्चर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द जीडीपी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अपलिफ्टमेंट और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, 48 का ये देख लीजिए। 48 का ए, आर्टिकल नंबर 48 का ए क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 48 का ए, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वातावरण है, उसका प्रोटेक्शन करना और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना। इसी के तहत, इसी के तहत, इसी के तहत बहुत जगह आपने सुना होगा इको पार्क खुल रहा है, इकोलॉजिकल पार्क खुल रहा है, इकोलॉजिकल पार्क खुल रहा है, ठीक है। इकोलॉजिकल पार्क खुल रहा है। तो क्या कहता है 48 का? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का प्रोटेक्शन, एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, ठीक है। वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 50 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 50 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 50 क्या? 49 रह गया क्या? 49 रह गया, अच्छा। चलिए पहले 49 ही देख लेते हैं। आर्टिकल नंबर 49 क्या होता है? आर्टिकल नंबर 49, आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है? चलिए, आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड नेशनल इम्पोर्टेंस। भारत के जितने भी महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण इमारतें हैं, उनका प्रोटेक्शन करना। लेकिन आप तो करते नहीं होंगे, आप तो करते नहीं होंगे, बिल्कुल भी करते नहीं होंगे। आप जाके ऐसे दिल बना देते हैं, लिख देते हैं पूजा लव राकेश, दैट इज नॉट अलाउड। भारत के महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स का प्रोटेक्शन करना और नेशनल इम्पोर्टेंस देना, ये डीपीएसपी है, ये डीपीएसपी है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। मत कीजिए गंदा, ये अच्छा नहीं लगता है। अपने देश के लिए इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स को बर्बाद मत कीजिए। ऐसा रहता है कोना, ऐसा रहेगा कोना, लोग इधर से आएंगे, देखेंगे ये कोना दिख रहा है, मावा थूक थूक के, मावा
क्या बोलते हैं, अ, बोलो जुबान केसरी, पूरा रेड कर देंगे, पूरा रेड कर देंगे, पूरा डिजाइन बना देंगे। नहीं करना चाहिए, डेट इज नॉट फिट। आप, एक तो पहली बात, टोबैको का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो घर में थूके या अपने साथ कोई डिबिया लेके चले। रोड को गंदा मत करें, मॉन्यूमेंट्स को गंदा मत करें। सरकारी ऑफिस में जाइएगा तो आपको एक कोना सीढ़ी के पास वाला पक्का लाल दिखेगा, एक कोना सीढ़ी के पास वाला पक्का लाल दिखेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो। सो आर्टिकल नंबर 49 ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। आर्टिकल नंबर 50 आ जाइए, आर्टिकल नंबर 50 आ जाइए, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, एक आर्टिकल और बचा है। आर्टिकल नंबर 50 क्या कहता है, 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। जिनको एग्जीक्यूट करना है, जिनको एग्जीक्यूट करना है, उनका जुडिशियरी से सेपरेशन होना चाहिए, उनका जुडिशियरी से सेपरेशन। जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, एग्जीक्यूट करने वाले कौन हो गया, मिनिस्टर्स। देयर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है, तभी जाके एक सही और बायस डिसीजन और फंक्शन होगा, ठीक है, ठीक है। बट ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, आपको लगता है कि जो चीफ मिनिस्टर या पीएम, प्रधानमंत्री चाहते हैं वो ऐसा कोर्ट फैसला नहीं देता? नहीं, मैं इसमें अपना कोई राय नहीं दूंगा, आप लोग खुद समझदार हैं। लेकिन हमारा डीपीएसपी कहता है कि देयर शुड बी ए सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, ठीक है, एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी। आर्टिकल नंबर 59, आज का आखिरी आर्टिकल, फिर हम करेंगे चैप्टर क्लोज। डीपीएसपी हमारा कवर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आर्टिकल नंबर 44 आने ही वाला है इस बार एग्जाम में। आर्टिकल नंबर 44 आने ही वाला है इस बार एग्जाम में, लिख के ले लीजिए। आर्टिकल नंबर 51 कवर करते हैं फटाक से। आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 51 क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखना हमारा डीपीएसपी का धर्म है। ये हमें बताया जाता है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। बहुत हद तक फॉलो हो रहा है, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये बात तो आपको मालूम ही होगा। हमारे माननीय मोदी जी का कहना है, और जो कि सही है। आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं, अपने बेटे की बात कर रहे हैं। खैर एनीवे, लेकिन हमारा संविधान आर्टिकल नंबर 51 के हिसाब से प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है। एक लास्ट टिप्स देना चाहूंगा मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला, आर्टिकल नंबर 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 बहुत इंपॉर्टेंट है। आप याद कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 44 इस बार एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, बहुत ज्यादा चांस है। क्या है, यूसीसी, क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट कौन सा है, फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट कौन सा है, गोवा, गोवा, ठीक है, गोवा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह आज का क्लास खत्म हुआ। अगर कोई कंसर्न है, अगर कोई कंसर्न है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। बैच के इंफॉर्मेशन के लिए, बैच के इंफॉर्मेशन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर कंसल्ट करें, ठीक है, उस पर कंसल्ट करें। और बैच 16 मई से स्टार्ट होने वाला है, बैच 16 मई से स्टार्ट होने वाला है पॉलिटी का, जिसमें 25 लेक्चर होंगे और आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। 25 लेक्चर होंगे, आपका पूरा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। बैच का प्राइस, अगर आपको कंसर्न लग रहा है तो बैच का प्राइस बहुत ही कम है, बहुत ही कम, सिर्फ 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये है बैच का प्राइस। और मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि आप पॉलिटी का ये 25 दिन का कोर्स करेंगे, 25 दिन का कोर्स करेंगे, कोर्स का नाम शौर्य है, कोर्स का नाम शौर्य है। 25 दिन का कोर्स करेंगे, पॉलिटी में आपका 15 से 17 मार्क्स, 15 से 17 मार्क्स फिक्स है, फिक्स है, आएगा ही आएगा आपको, फिक्स है, ठीक है, ठीक है। यूट्यूब से भी आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे, पूरे मार्क्स आएंगे, 15 से 17 मार्क्स इधर से भी आ जाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। बट अगर आप बैच ज्वाइन करना शुरू कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बैच में पूरा ज्वाइन करेंगे, बैच में पूरा ज्वाइन करेंगे तो उसमें मैं आपको कवर करूंगा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी,
साइंस एंड जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, एंड जनरल अवेयरनेस। उसका उसका चार्जेस क्या है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका चार्जेस क्या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वो 5 जून से स्टार्ट करूँगा मैं, वो 5 जून से स्टार्ट करूँगा मैं, 5 जून से स्टार्ट करूँगा मैं, 5 अगस्त को समाप्त होगा, 5 अगस्त को समाप्त होगा। फिर आपका CAPF का एग्ज़ाम है, कब एग्ज़ाम है? 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। तो ऑल द बेस्ट। और कुछ भी कंसर्न रहे प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ ट्राई टू रीच मी ऑन माई व्हाट्सएप इवन, आई विल रिप्लाई। थैंक यू। और सभी को पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, और